नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आरटी अधिनियम 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जिसमें हम आरटी की धाराओं पर चर्चा कर रही थी। और इससे पहले जो क्लास हुई है, जब तक हम 25 आरटी की धाराओं को पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे धारा 26 और आगे कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आरटी की धारा में क्या प्रावधान किया गया है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक का नाम रहेगा आरटीई अर्थात शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसमें धारा 26 की हम बात करेंगे कि धारा 26 में किसका वर्णन किया गया है। कि धारा 26 में ये वर्णन किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत पदों का 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। यानी कि मान लीजिए किसी भी विद्यालय में यदि कुल स्वीकृत पद अध्यापकों के लिए 10 हैं, तो उनमें से 9 अध्यापक होने जरूरी हैं। तो हम लिखेंगे इसमें कि सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत पदों की संख्या के 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। पहली धारा से हम शुरू कर रहे थे और आज हमने पढ़ा धारा 26। इसमें वर्णन किया गया है कि सरकारी विद्यालयों में स्वीकृत पदों के 10% से अधिक पद खाली नहीं रह सकते। यानी हम बात करें किसी भी विद्यालय में यदि 10 अध्यापकों के लिए पद स्वीकृत हैं, तो उनमें से 9 अध्यापक तो होने चाहिए, लेकिन यानी कि 9 तो जरूरी है और उससे कम है तो ये आरटी के विरुद्ध है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे धारा 27। तो धारा 27 है, वो ये कहती है कि किसी भी अध्यापक की ड्यूटी जनगणना, पंचायती राज, नगर निकाय, आपदा प्रबंधन, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाई जा सकती। यानी कि धारा 27 ये अध्यापकों के लिए है। ये अध्यापकों के लिए संरक्षण प्रदान करता है कि किसी भी सरकारी अध्यापक की ड्यूटी जनगणना, नगर निकाय, पंचायती राज या हम बात करें राज्यसभा, लोकसभा चुनाव के अलावा या आपदा प्रबंधन के अलावा किसी भी कार्य में नहीं लगाई जा सकती। ऐसा मान के चले कि पल्स पोलियो अभियान में भी सरकारी अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। और ये इम्पोर्टेंट है, ये हर बार शिक्षक भर्ती में पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगती। और एक ऑप्शन आपको पल्स पोलियो अभियान मिलता है, तो पल्स पोलियो में कभी भी अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। तो हम बात करेंगे धारा 27 की। किसी भी सरकारी अध्यापक की ड्यूटी जनगणना, आपदा प्रबंधन, पंचायती राज,
नगर निकाय, जिसे नगर पालिका कहते हैं, तथा राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा चुनावों के अलावा किसी अन्य कार्य में नहीं लगाई जा सकती। वेरी इंपॉर्टेंट धारा है। यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे होगा। देखते हैं क्वेश्चन की बात कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। क्वेश्चन होगा इस प्रकार से। पहला ऑप्शन हमें देगा जनगणना, दूसरा ऑप्शन देगा पल्स पोलियो अभियान, तीसरा ऑप्शन देगा आपदा प्रबंधन। वर्तमान में जो कोरोना की महामारी चल रही है वो आपदा प्रबंधन ही है। और चौथी बात हम करें, यहाँ पर आ सकता है लोकसभा चुनाव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2, पल्स पोलियो अभियान में किसी भी सरकारी अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सीटेट 2016 फरवरी में यह प्रश्न पूछा गया था और रिट 2015 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती? हम आगे बात करेंगे धारा 28। धारा 28 ये कहती है कि कोई भी सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण नहीं करवा सकता, अर्थात कोचिंग में नहीं पढ़ा सकता और न ही घर पर ट्यूशन करवा सकता। यानी कि कोई भी सरकारी जो अध्यापक है वो निजी शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता, अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी कोचिंग संस्था में या ट्यूशन शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। यह है धारा 28। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। धारा 28 इंपॉर्टेंट रहेगी कि किसी भी या कोई भी, ऐसे लिखो, कोई भी सरकारी अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करवा सकता। ये धारा 28 से वर्णन किया गया है। निजी शिक्षण से हम समझेंगे कोचिंग संस्थान और ट्यूशन। कोचिंग संस्थान या ट्यूशन नहीं करवा सकता। यदि कोई भी अध्यापक ऐसा कार्य करता है तो उसे तुरंत प्रभाव से अपने पद से उसका पद निरस्त कर दिया जाएगा, उसे हटाया भी जा सकता है। तो यानी कोचिंग संस्था या ट्यूशन में नहीं पढ़ा सकता सरकारी अध्यापक। उसके बाद हम बात करेंगे
धारा 29, धारा 29 है वो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसका मूल्यांकन प्रक्रिया का वर्णन करती है। तो इसमें क्या है, धारा 29 प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा को हम प्रारंभिक शिक्षा भी बोल सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा होती है 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक। तो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया, मूल्यांकन प्रक्रिया आरटी की धारा 29 है वो प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा, उसके मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होगी, एक बालक की जांच कैसे की जाएगी कि किस रूप में बालक पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है, क्या उसकी योग्यताएं हैं। तो दोस्तों धारा 29 के अंतर्गत कुछ उपधाराएं बनाई गई है। तो पहली जो ए मानकर चलेंगे इसकी क्या हम पढ़ेंगे कि राज्य की घोषित, राज्य की घोषित प्राधिकारी, राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था SIART या वर्तमान नाम SCERT होगी। पहली जो इसे कि राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था सर्ट या SIRT होगी जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। कहां पर है, उदयपुर में। तो दोस्तों हम बात करें कि SIRT है ये प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बनाने का काम करेगी और बालकों की मूल्यांकन प्रक्रिया को संचालित करेगी। ये काम कौन करेगी, SIART करेगी। तो दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 2 बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। नंबर सी की हम बात करेंगे कि बालक के सीखने का सतत एवं बालक के सीखने का सतत एवं समग्र मूल्यांकन किया जाए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन अलग से पढ़ेंगे। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से अर्थ है कि बालक का विद्यालय में आने से और जाने तक की पूरी जो प्रक्रिया होगी वो समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। आगे हम बात करेंगे बालक का सर्वांगीण विकास किया जाए। विकास होना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं, होना चाहिए। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जहां पर तीनों तरह के विकास होते हैं बालक के, तो उसे सर्वांगीण विकास की श्रेणी में रखते हैं। आगे हम बात करेंगे इसी बिंदु की ABCD तक हमने 4 बिंदु किए। उसके बाद इसी में हम बात करेंगे E विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। भय मुक्त होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। अगली जो विशेषता होगी F, विद्यालय में लोकतांत्रिक
विद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ये थी धारा 29, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। इसमें वो बता रहे राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था कौन होगी? SIART उदयपुर होगी। प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, बालक की सीखने का सतत और समग्र मूल्यांकन किया जाए, जिसका अर्थ होता है कि बालक का विद्यालय में कदम रखने से लेकर और विद्यालय से घर जाने तक का पूर्ण जो मूल्यांकन किया जाए उसे हम सतत मूल्यांकन में शामिल करते हैं। बालक का सर्वांगीण विकास, बालक का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। विद्यालय का वातावरण भय मुक्त होना चाहिए। कोई भी विद्यालय की ऐसी कोई भौतिक मापदंड नहीं हो कि जिससे बालक डरे, तो यानी कि भय मुक्त होना चाहिए। विद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जानी चाहिए। ये थी धारा 29। अब हम बात करेंगे धारा 30। धारा 30 में ये वर्णन किया गया है कि बालक को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाते समय कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा में कक्षा 5 व 8 में बोर्ड परीक्षा ली जाती है। तो हम बात करेंगे कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाते समय बालकों से कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, तथा प्राथमिक शिक्षा पूरी होने के बाद बालकों को प्रमाण पत्र दिया जाए। लेकिन बात करें वर्तमान में कक्षा 5 व कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षा ली जाती है। अब हम बात करेंगे धारा 31। धारा 31 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय या राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का गठन किया गया है और राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया गया है। तो बात करेंगे धारा 31 कि बालकों के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए
राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। इन आयोगों का गठन किसके आधार पर किया गया? बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के आधार पर किया। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राज्य स्तर पर राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। आगे हम बात करते हैं इसी में करेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यदि इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना 5 मार्च 2007 और इसका मुख्यालय था नई दिल्ली। क्या था? नई दिल्ली। यदि बात करें वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो है। तो दोस्तों बात करें राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तो राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत 23 फरवरी 2010 को जयपुर में की गई। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना
इसकी स्थापना बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 17 के अंतर्गत 23 फरवरी 2010 को जयपुर में की गई। इसकी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुनीता बेनीवाल। सुनीता बेनीवाल इसकी अध्यक्ष है वर्तमान में। तो दोस्तों आज हमने यानी कि 31 धाराएं पढ़ी आरटी की, और अगले वीडियो में हम आरटी को टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए मोस्ट पर्सन लेकर आएंगे जो पीछे के एग्जाम को दृष्टि रखते हुए हम बनाएंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।